सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल? बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर। और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा। मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है। दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली। बिल्कुल। तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था। मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन 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 चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है। तो एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ, है ना। ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले हैं तो उसमें भेलपुरी और दाबेली, है ना। जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी। ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको। बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर। जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है। और इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना। और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं? नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना। भाई मंजरी जी, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। इतने अच्छे अच्छे आइटम से, इतने सुंदर आप मेंटेन है ना। ये तो वही तो बात है, इसलिए हमें संतुलन रखना है ना। पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है। वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है। बिल्कुल आनंद है, संतुलन जरूरी है। संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना। तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं। जी, तो सुनते हैं गीत। हाथों में पहना के चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, के मौज बंजारा ले गया है, के मौज बंजारा ले गया तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ। तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, वो ले लिया दिल तक तो मेरा ले लिया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। कि वो क्या बेचारा ले गया है, कि वो क्या बेचारा ले गया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया।
मेरे सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना के रूप का नजारा ले गया है, के रूप का नजारा ले गया, ले गया। तू जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने, कि वो क्या तुम्हारा ले गया है, कि वो क्या तुम्हारा ले गया, ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, दे जवानी तेरे किस काम की, इससे मेरे ही तो नाम लगा दे जवानी तेरे किस काम की। दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की, बस की। आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, है तो कल से मैं तौबा कर लूं, कर लूं। साल 17 संभाला इससे मैंने, वो मैंने साल 17 संभाला इससे मैंने, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, हाय रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, सौंप दूं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के, है तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के। तेरे जैसे कई लुट गए कुंवारे, पायल मेरी जब छनके, जब छनके। गोरा रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग बैरी हो जाए, है के सारा जग बैरी हो जाए, हो जाए। सारे जग से निपट लूं अकेली, अकेली सारे जग से निपट लूं अकेली, कि पहले तू जो मेरा हो जाए, हाय कि पहले तू जो मेरा हो जाए, हो जाए। छोड़ो झगड़े मिला लो दिल को, वो छोड़ो झगड़े मिला लो दिल को, ना रहो ऐसे तन तन के, हाय ना रहो ऐसे तन तन के, तन तन के। तेरे घर में उजाला कर दे, तेरे घर में उजाला कर दे, तू ले जा इसे दूल्हा बन के, हाय तू ले जा इसे दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना? तो कश्मीर चले? बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है। और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है। और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियाँ बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी, कितनी पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई, कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंगों तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है। अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ, कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं। और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो 4 चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना। सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टाकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं। और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर बूटी पर प्रिंट,
फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू जामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं। और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काता जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए। 1-2 महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है। वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना। अब हम भी खरीदने वाले हैं। हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है। बिल्कुल। बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत। बेमिसाल शायर। मेरे दिल के किसी
कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। एक शानदार शख्सियत। मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा। विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी। वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया। कुछ बेमिसाल किस्से। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ। आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे भर के कमेंट्स लिखे हैं, भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा। सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन बहुत स्वस्थ रहते थे और काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग। बहुत लोग, सब घर में चक्की भी चलना है तो गेहूं भी पछोरना है, पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम, बहुत सारे काम थे। तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में तो इतने, आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है। हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की, मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले। बिल्कुल, सुनते हैं गीत।
मंजरी थी इस गाने में, है ना? जब अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती थी। तो देखो, मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है। सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ, मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में न जाने, खाने को मिले या न मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है? बहुत सारे हमारे साथी। अच्छा, एक साथी और लिखते हैं, सोनाली, हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए। और अब लेते हैं एक अंतराल। तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से? बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतोल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सोनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहाँ खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी, वहाँ बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे, उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी। ऐसा लग रहा खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल, सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है, तो उन्हें कैसे मालूम होगा? हमने ही नहीं बताया। हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें नहीं लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती है। हाँ, वो इजिली से आंखों में अट्रैक्ट कर जाता है। हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। यह सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत? सुन लेते हैं गीत। सावन
तो सोनाली, कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो? एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए। क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है। खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता तुमने ये पढ़ा है क्या? ये पढ़ दिया है। अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वादु भोजन के साथ ही षड्ज युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना। ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना, इसमें मजा आता है जिसको लगा मैंने दोबारा पढ़ लिया। और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये शब्द हमारा, विचार आपके इस विषय में हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। आत्मविश्वास, वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है। बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर विश्वास, मतलब भरोसा। अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने। एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, न कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे
व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं। तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है। ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार। और इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी। तो हमारे साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है, जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है,
जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं। ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें। पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में 1 बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें। ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना। और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिला दे तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ना। और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है, बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपुरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री उन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है। उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना। फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए। क्या बात और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए। यानी हमें खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े, हाँ, यानी आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे? एक कमेंट्स पढ़ दीजिए। ठीक है। एक हमारे लिखते हैं कि भारत दाबेली, कच्ची दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला दाबेली, कच्ची दाबेली है डबल रोटी। देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है। और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो नाती, होठों पे तो नाती मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा अनाड़ी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार
तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा। ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से। भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं। और फिर क्या होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें याद आता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं, चीज कभी कभी बनाते भी नहीं है, वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है। देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते हैं जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है। सचमुच इंदौर बार बार जाने को जी करता है। और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए और खूब खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा। और आप सभी को सोनाली पाठक और मंश्री वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।